आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं और आज देखिए मेरा विषय है राजनीति को लेकर। आप सबको पता है कि आने वाले ये साल के अंदर यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं और सभी अखबारात के अंदर लगभग लगभग सभी भाषाओं में जो पेपर प्रकाशित होते हैं, छपते हैं, निकलते हैं, उसके अंदर एक ख़ास न्यूज़ आई है। फ़िलहाल तो मेरे हाथ में रहबर पेपर है और देखिए ये पेपर है 27 जुलाई का, यानी पीर का दिन का अखबार है, एक दो दिन पहले का अखबार है। इसके फ्रंट पे एक ही न्यूज़ है। देखिए इसके एक दो लाइन पढ़ के सुना देता, फिर इंशाअल्लाह अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। देखिए वो न्यूज़ इस तरह से है। बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद चाहते हैं असदुद्दीन अवैसी। फिर उसके बाद लिखा हुआ है यूपी में समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद के लिए असद अवैसी की पेशकश। फिर उसके बाद लिखा हुआ है इंतखाबात के बाद अफसोस करने से बेहतर है पहले से साथ आ जाए। एसपी ने कहा फैसला आसान नहीं। अब इसके अंदर असद अली साहब ने, ये शायद उनको तीसरी मर्तबा है कि उन्होंने कहा है कि भाई, और उत्तर प्रदेश में इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात 2027 यानी अगले साल मुतवक्को है, जिसके पेश नज़र रियासत में सरगर्मियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं। और इसमें कहा, उसमें ये भी कहा गया है कि असद अवैसी ने कहा है कि इनकी जमात यानी इनकी पार्टी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी दोनों के साथ मिलकर इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी की जानिब से इस तजवीज़ को मतहत रद्दमल सामने आया है। पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने इशारा दिया है कि एमआईएम से इत्तेहाद इतना आसान नहीं होगा। अब ये सारी बातें हैं, उसने कहा है कि भाई इसमें पेचीदगी है जो भी है, और इसके ऊपर मामला तेज़ हो चुका है। अब इसके ऊपर देखिए चंद बातें जो सियासी एतबार से हैं। सबको पता है कि यूपी के अंदर गुज़िश्ता साल जो है तो मदारिस पर, मसाजिद पर, खानखाओं पर, क़ब्रस्तान के जो भी है उस पर बुलडोज़र चला है। कभी ये नाम की चला है कि परमिशन नहीं है, कभी बांधकाम जो भी मंजूर रहती है वो नहीं है, कभी कहा गया है कि भाई सरकारी ज़मीन है, 100 साल 150 साल पुरानी ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर बनी हुई दरगाह शरीफ है, उसके ऊपर बुलडोज़र कार्रवाई हुई है। और ख़ास बात क्या है कि आज यूपी में समाजवादी पार्टी के आमदार है, 100 से ज़्यादा आमदार है, खासदार भी है, बड़ी संख्या है। अगर सबका वोट बैंक अगर जुड़ लिया जाए यूपी के हद तक तो ये आंकड़ा बनता है 1 करोड़। यानी समाजवादी पार्टी आज लोकशाही माध्यम से 1 करोड़ जनता के साथ उतर सकती है, एक धरना आंदोलन के हिसाब से। वो चाहते तो ये एक भी बुलडोज़र कार्रवाई नहीं हो सकती थी। ठीक है, गैर कानूनी है तो क्या कानूनी होता नहीं है? क्योंकि एक समाजी मसला है, एक धार्मिक स्थल है, तो उसको मौका दिया जा सकता था, कोर्ट में जाया जा सकता था, सरकार से बातचीत की जा सकती थी। जैसा एक जंतर मंतर पे हमने देखा कि वहाँ के नौजवानों ने इतने कम वक्त के अंदर बीजेपी के एक समझे केंद्रीय मंत्री यानी वज़ीर तालीम प्रधान साहब को हटाने का काम किया, सरकार को झुकाने का काम किया। एक ऐसा बंदा अभिजीत कॉकरोच पार्टी का जो जिन्हें लाया बनाया है, उसके तमाम साथियों को लेकर, वो चंद साथियों को लेकर रोड पर उतरता है, जंतर मंतर पे जाता है, सब पार्टी को समर्थन मिलता है, और जो है तो एजुकेशन मिनिस्टर बर्खास्त होते हैं, बोले तो इस्तीफा देते हैं। यानी कि कितनी ताकत है देखो धरने मोर्चे में। हालांकि कोई पार्टी नहीं थी, कॉकरोच पार्टी में कोई एक नई, मतलब एक नई बुनियाद है, कोई आमदार नहीं, खासदार नहीं, कुछ नहीं, कोई तजुर्बा नहीं, अनुभव नहीं, बस एक जोश के साथ, एक इनकलाब के साथ नाइंसाफ़ी के खिलाफ मैदान में उतर गए। सब पार्टी का समर्थन मिला। तो क्या अखिलेश यादव अगर मैदान में उतरते तो क्या उनको दूसरे पार्टी का समर्थन नहीं मिलता? और दूसरे पार्टी के समर्थन की जरूरत भी नहीं। जब एक कॉकरोच पार्टी का बंदा चंद साथियों को लेकर अपना शक्ति प्रदर्शन से जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो समाजवादी पार्टी भी चाहती तो मैदान में उतर कर जो है तो सरकार को मनवा सकती थी एक अच्छे अंदाज से कि ठीक है, अगर कुछ गलतियां हैं, कमियां हैं, तो हम उसको पूरा करते हैं, एक राहत देते हैं, क्योंकि ये देश सभी धर्म समाज पे मुश्तमिल है। ऐसा किया जा सकता था, लेकिन हुआ नहीं। यही वो बातें हैं। ये वाक़या मैं क्यों सुना रहा आपको, हालांकि ये मुद्दा अलग था। ये वाक़या मैं इसलिए सुना रहा आपको कि असद अवैसी साहब जो है तो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी चुनाव में जाते हैं, जो भी चुनाव में जाते हैं,
तो ये गलतियाँ की तरफ वो सबूत, ये गलतियों को सबूत के तौर पे पेश करते हैं कि भाई आपके दौर में आप पाठशाला में थे, आप सरकारों में थे, आप ये कर सकते थे, आप वो कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। वो जब भाषण करते हैं तब मुसलमानों को समझ में आता है, खाओ भाई, अगर ये चाहते तो कर सकते थे। असद साहब सही बोल रहे। वो इस तरह से उनके मुसलमानों को दिल जीत लेते हैं। हालांकि वो दिया कुछ नहीं है, मुसलमानों को मिला कुछ नहीं है, लेकिन हक बात की है, सच बात की है, एक कड़वा सच कह दिया है, लोगों के दिल दिमाग उतर जाती कि हाँ यार, जब एक काकरोच पार्टी जंतर मंतर पर उतर कर जो है तो एक केंद्र के मंत्री, अरे भाजपा सरकार को जो है तो एक जमहूरी अंदाज से झुकाने में कामयाब होती है, वो बैकफुट पे आती है, पूरे देश में उसके ऊपर हलचल होती है, और इतने बड़े दरगाह शरीफ मस्जिद पे बुलडोजर चलता है, तो कोई मुसलमानों के साथ नहीं आता है। यहाँ तक कि मुसलमान यूपी में जिस पे भरोसा करते हैं, जिसको तन मन धन से वोट देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सियासी तौर से कमज़ोर दिखाई देते हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरे आमदार, पूरे खासदार, पूरे उनके नगर सेवक, ग्राम पंचायत, क्या क्या सबको मैदान में लेकर उतर जाती एक लोकशाही माध्यम से, तो क्या सरकार पे असर नहीं पड़ता? जब एक मामूली सी काकरोच पार्टी का असर पड़ सकता है, तो आपका असर क्यों नहीं पड़ता? आप तो मुख्यमंत्री रहे हुए वहाँ के, माजी मुख्यमंत्री है। तो कहने का मतलब ये है कि आज मुसलमानों में चर्चा है कि अब मस्जिद मुसलमानों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, सेकुलरिज्म के नाम पर आप धोखा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते आप। लाख आप सेकुलर होंगे, लाख आप सेकुलर पार्टी के सरबराह होंगे, सारी बात होंगे, लेकिन अगर मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलता है और मुसलमानों के साथ ताकत से आप मैदान में नहीं उतरते हैं, तो फिर आपका होना नहीं होना, आपका सेकुलर पार्टी होना कोई मायने नहीं रखता है। यही बात असद अवीसी साहब जो है तो प्रचार सभा में कहते हैं, और इस तरह से वो मुसलमानों के दिल जीत लेते हैं। अब रिजल्ट क्या आता है सबको पता है, बोलने बताने की जरूरत नहीं। तो जैसा असद साहब ने पेशकश की है कि भाई हम तैयार हैं, तो अब ये आपके लिए इम्तिहान की घड़ी है। असद साहब ने तो ऐलान कर दिया कि भाई मैं एहतियात के लिए तैयार हूँ। तो ये आपको सोचना चाहिए, जब महाराष्ट्र में कांग्रेस है, राष्ट्रवादी पार्टी है, शिवसेना है, जब इनका अलायंस हो सकता है, जब इनका अलायंस, शिवसेना कैसी पार्टी थी अलायंस से पहले? एक हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व, और पता नहीं फिर उस ज़माने में बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, पता नहीं कैसे कैसे वाक़यात हुए, क्या क्या मुसलमानों को बोला नहीं गया, बाबरी मस्जिद बारे में क्या क्या नहीं बोला गया, उसके बाद भी इनका अलायंस होता है, मुसलमान उनकी जय जयकार करते हैं, सर पे बिठा लेते हैं। तो सवाल तो उभरेगा ना, सवाल तो उभरेगा, फिर एमआईएम पार्टी ने ऐसा क्या नुकसान करी? अब ठीक है, थोड़ा बहुत अगर हुआ भी है, कुछ सियासी बयान आई भी है, तो क्या ये दूसरे पार्टी सब दूध के धुले हुए हैं? क्या इनके सरबराहों ने कुछ नहीं बोले हुए हैं? क्या कुछ हुआ ही नहीं? ठीक है, तो जैसा शिवसेना ने अपने आप को बदला, अपनी थोड़ी बहुत विचारधारा को बदला और महाविकास आघाड़ी बनी, तो ऐसा असद साहब को लेके अब आप भी जो है तो एक सेकुलर महासभा तैयार करो, एक गाइडलाइन तैयार करो कि भाई हमको ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ऐसा नहीं करना है, ये करना है। जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ, उनको लेके चले, आप इनको भी लेके चल सकते, सीट के बंटवारे में कम ज़्यादा सहमति के साथ काम कर सकते। अब ये आजमाइश की घड़ी है आपके लिए। सच में अगर सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है, सच में अगर संविधान को जिंदा रखना है, सच में अगर सेकुलरिज्म से प्यार करते हैं, संविधान से प्यार करते हैं, तमाम सेकुलर पार्टियों के लिए आजमाइश की घड़ी है। अगर आप एकजुट आते हैं तो देश की जनता को माना जाएगा, पैगाम जाएगा कि वाकई आप जो है तो सेकुलरिज्म के हामी हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, यहाँ की गंगा जमुना तहजीब को बचाना चाहते हैं। अगर आप अनापरस्ती में जाएंगे, आप बोलेंगे हम इससे नहीं हाथ मिलाते, हम उससे नहीं हाथ मिलाते, और सभी सेकुलर पार्टी अगर अपने अपने तरफ से इलेक्शन लड़ेंगी, तो आज लिख लीजिए आप, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, योगी जी पहले के तुलना में, यानी पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बहुमत से चुन के आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं और अगर गठबंधन होता है, ऊपर वाले की तरफ से मदद आती है, चमत्कार होता है, तो हो सकता है कि वो उलट फिर हो जाए। लेकिन फिर भी मेरा ये है कि अगर गठबंधन भी होता है तो बहुत कम इम्कानात है कि भाजपा वहाँ हारे, ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। अगर ऊपर वाला चाहे तो अलग शक्ल है, लेकिन ज़मीनी सतह पर ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। हाँ, इतना हो सकता है कि आपका एक ताकतवर अपोजिशन बनेगा, एक ऐसा ताकतवर अपोजिशन बनेगा कि जिससे आने वाले चुनाव के बाद जो भी जिस तरह की कार्रवाइयाँ है, संविधान से ऊपर या जैसे भी है कानून के आड़ में जो कार्य हो रही है, उसको हम ब्रेक दे सकते हैं, दबे कुचले इंसाफ को हम इंसाफ दिला सकते हैं। ये एक ताकत बनेगी। बहुत मुश्किल दिखाई देता है, बहुत मुश्किल दिखाई देता है कि, लेकिन अगर ऊपर वाला चमत्कार कर दे और ईमानदारी से अगर सब एक मिल के काम करे, तो हो सकता है कि फिर एक बार
भाजपा, बीएसपी, एमआईएम और जो भी छोटे मोटे दल हैं, ये मिलकर शायद एक पार्टी, एक सरकार बना ले, वरना बहुत मुश्किल है। अब ऐसा तो बहुत मुश्किल दिखाई देता है, जो संकेत मिल रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, वो बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये वीडियो बनाने का एक मकसद था, देखिए, कि अब सेकुलर पार्टियाँ जो है ना, जो इनके ऊपर अब आरोप लगाएंगे कि भाई ऐसे है, बीजेपी से मिले हुए, धुले हुए, ऐसा जो भी है, ठीक है, जो भी है आपका आरोप अपनी जगहों पे है, लेकिन सवाल ये है, पूरा भारत का मुसलमान ये पूछ रहा है कि जब बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी, आजम खान साहब जेल में हैं, कई सालों से बेचारे जूझ रहे हैं, परेशान हैं, इतने बड़े सांसद की ताकत रहने के बाद, इतने बड़े आमदार ताकत रहने के बाद, माजी मुख्यमंत्री रहने के बाद, क्या आप लोकतंत्र से माध्यम से एक छोटी सी मामूली सी एक युवाओं के पर मुश्तमिल जमात, एक छोटी सी तंजीम जैसे काकरोच के पार्टी के नाम से उभरी है, वो जो है तो सरकार को हिलाने की ताकत रखती है, तो आप नहीं कर सकते थे? आप नहीं कर सकते थे? जब आप कर ही नहीं सकते, जब आपके अंदर इतना साहस नहीं है, तो फिर मुसलमान आपको वोट क्यों? ये मेरा अपना सवाल नहीं है, मेरा अपना नज़रिया नहीं है, ये एक फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अखबारात में छप रहा है, उसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ। तो बहरहाल मुसलमानों के पास दो ही ऑप्शन है, या अगर इनका सेकुलर महाज बनता है, एमआईएम, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और अन्य दल, राष्ट्रीय जनता दल है, कुछ ये है, कुछ वो है, जो भी है, अगर ये बनता है तो यकीनी तौर से मुसलमानों ने महाज के साथ जाना चाहिए, इस सियासी महाज के साथ जो बनेगा पैनल टाइप में, उनके साथ जाना चाहिए, ख़ास करके यूपी के मुसलमान। अगर ये नहीं बनता है, एमआईएम अलग पार्टी लड़ती हैं, समाजवादी अलग लड़ती हैं, बीएसपी लड़ती है, तो जाहिर सी बात है कि सेकुलर पार्टियों का बंटवारा होगा। जब सेकुलर वोटों का बंटवारा होगा, जब सेकुलर वोटों का बंटवारा होगा, तो 100%, बल्कि 1000% जो है तो भाजपा, जैसा मैंने पहले कहा कि पहले की तुलना में, यानी पहले के मुकाबले में योगी जी बहुत ज़्यादा बहुमत के साथ, शानदार जीत के साथ दीश दस कड़ाते नजर आ रहे हैं। जब बंगाल में कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ममता दीदी को हटा सकता है, वहाँ उन्होंने चमक कर बताया, ये तो उनका गढ़ है, ये तो उनका गढ़ है, ये तो इतना खतरनाक गढ़ है कि तुम सोच भी सकते हैं। तो यहाँ से उनको हटाना कैसा मुमकिन है? अगर जब आप जो हटाने की ताकत रखते, अगर जब आप मिलने को तैयार नहीं हैं, तो कैसे हटेंगे? नहीं हट सकते। तो आखिरी में इतनी अपील करूँगा मैं कि ये वीडियो जो बनाने का असल मकसद था, अब ये है, देखो निचोड़, कि अगर अलायंस बनता है तो मुसलमान जो है तो बिल्कुल अलायंस के साथ जाए, या नहीं तो फिर मुसलमानों के पास एक ही रास्ता है, वहाँ के जो मुसलमान हैं यूपी के, जो भी है, वहाँ के मजहबी, सियासी, समाजी जो भी है, ये सीधा सीधा एक बड़ा ग्रुप, एक ताकत बनाकर जो है तो सीधा जो है तो अमित शाह साहब से मुलाकात करे, योगी जी से मुलाकात करे कि साहब हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, ये बुलडोजर कार्रवाई जो भी है, इसके अंदर जो भी टूट फूट हुई, नुकसान हुआ, इसके बारे में थोड़ा सोचिए आप, थोड़ा हमको गौर कीजिए, दोबारा बुलडोजर कार्रवाई ना हो, कभी कानून के नाम पर, कभी गैर कानून के नाम पर, कभी तुम्हारी बिल्डिंग कैसी है, तुम्हारा परमिशन किधर है, कभी ये सारी बातें ना हो। आप हमें जो है तो इंसाफ देने का काम कीजिए, आप हमें ताकत देने का काम कीजिए। और ये ज़रा बात पे हिंदू मुसलमान हो जा रहा है, मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, पता नहीं कैसी कैसी बात हो रही है, इस पर आप थोड़ा रुकिए। मुसलमान आपके साथ चलने को तैयार है, अब बदले में आप हमको पूरा सुरक्षा प्रदान कीजिए, एक तहफ़्फ़ुज़ का माहौल फराहम कीजिए। और ज़्यादातर ख़ास करके हमारे पूरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ भी जितने मदारसे हैं, खानक़ाह हैं, जो भी है, अगर किसका कुछ डिस्प्यूट मैटर है, कुछ कमज़ोरियाँ हैं, कुछ कागज़ में कमियाँ हैं, कुछ पुराने दो साल पुराने अगर दरगाह हैं, मसाजिद है, अब सवाल ये है कि जब देश भी आज़ाद नहीं हुआ था तब कैसी सरकार, कौन सा कागज़, कैसा कागज़, और होगा भी तो जाहिर सी बात है कि जब आज़ादी का माहौल चला, जंग चली, तो कई टूट फूट हुई, कई मतलब वो गए, कीमती जानें चले गई, तो कागज़ की क्या है? कीमती जानें जो है तो मारी गई, कि फांसी पे तख्ती दी, शहीद हो गए, तो कागज़ कहाँ से कौन संभाल के रखेंगे? और उसके दिमाग क्या उस टाइम ऐसे दिमाग में था कि कागज़ संभालेंगे, आगे देंगे? ये कितनी हैरत की बात है कि जो समाज देश के लिए लड़ रहा हो, आज़ादी दिलाने के लड़ रहा हो, ठीक है, उनके दिमाग में रहेगा कि हमारे नस्लों को कागज़ पूछा जाएगा। जो मुसलमानों ने देश के लिए फांसी के फंदे को चूमा, आज़ादी, अपना खून बहाया, अपना शहीद हुए, क्या वो ऐसा सोच रहे होंगे उस टाइम शहीद होते वक्त कि हमारे मरने के बाद, शहीद होने के बाद, भारत देश आज़ाद होने के बाद हमारी नस्लें, जो दूसरी तीसरी नस्लें रहेंगी, क्या उनको जो है तो कागज़ पूछा जाएगा? अभी सोचो तो कितनी शर्म चीज़ महसूस होती है कि जिनके आबादां ने देश को आज़ाद कराने के लिए पानी की तरह खून बहा, आज उनको पूछा जा रहा है, बताओ कागज़। अरे कीमती जान दे दी है, जान निछावर कर दी है,
और उनकी आल औलाद को पूछा जा रहा है कि बताओ कागज़, ठीक है अगर नहीं भी होंगे रिकॉर्ड पे, गुम गए होंगे, फट गए होंगे, तो क्या इतना नहीं कर सकते कि नहीं ये हमारे भारत के नागरिक हैं, ठीक है कुछ कमियां हम देंगे। सवाल ये है कि खाली पूरे देश के अंदर मस्जिदों के पास कागज़ नहीं, बाकी सबके पास है, ये इलीगल है, बाकी सब मतलब लीगल है। इस देश पूछ रहा है साहब, ये देश में चर्चा चल रही है, भाजपा सरकार को चाहिए कि ठीक है आप ताकत में, लेकिन याद रखो ठीक है जो भी चालबाजी होंगी, राजनीति होंगी, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि कॉकरोच पार्टी जब देश में फैल सकती हैं, उसके समर्थक में हज़ारों लोग आ सकते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये अगर आप सोच रहे हैं हम ताकत में हम कुछ भी कर सकते हैं, ये भी कर, जो भी होगा एक कानून कायदे से, लेकिन जनता की भी ताकत बड़ी होती है। जब ये गुस्सा फूटेगा लोकतंत्र लोकशाही माध्यम से, तो जैसे कॉकरोच पार्टी तो खैर एक झलक है, पता नहीं और कुछ भी हो सकता है। इसलिए सबसे बेहतर रास्ता ये है कि जैसा आपका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये पॉलिसी पे ईमानदारी के साथ अमल करते हुए सब समाज को लेके चलिए, और ख़ास करके इस देश में रहने वाला 25 करोड़ मुसलमान, उसको आप लेके चलिए। आप एक डेमो पेश कीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान हमारे साथ में आए या मुसलमानों के साथ हमने दोस्ती की, तो हमने मुसलमानों को क्या क्या दिया जो अब तक सेकुलर पार्टियों ने नहीं दिया, हमने उनके साथ कितना इंसाफ किया। ये अगर बताने में कामयाब होती है तो मेरा विश्वास है कि 2029 के अंदर मुसलमान खुद चलकर, उनके बड़े बड़े जिम्मेदार खुद चलकर बीजेपी के साथ दोस्ताना मुलाकातें करेंगे, सियासी मुआहदे करेंगे, और एक आम मुसलमान भाजपा कोट करते नजर आएगा। लेकिन शर्त यह है कि बीजेपी जो है तो तमाम, एक पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आप पुरानी बातों को छोड़कर, पुराने नफ़े नुकसान को छोड़कर अगर नए सिरे से अगर कुछ ऐलानात करती है और उस पर 100% अमल करके बता दिए, तो वो दिन दूर नहीं तो 25 करोड़ मुसलमान भाजपा की जय जयकार करते नजर आएंगे। लेकिन शर्त यह है कि भाजपा जो कहे उससे कहीं ज़्यादा अमल करके बताए, और ये साबित करे कि देखो तुमने 75 साल जो है तो सेकुलर पार्टी के साथ रहा, उन्होंने आपके साथ क्या किया, न क्या किया, सारी रिपोर्टें आपके सामने, लेकिन आपने हमें पहली बार पूरा विश्वास जताया, हमको भरपूर वोट दिया, देखो हमने आपके साथ ये इंसाफ किया और हम आपको ये दे रहे हैं, या हमने आपको ये दिया है, जो भी दिया है। और कुछ ऐसा दीजिए कि पूरी दुनिया देखे, पूरा भारत देखे, हर मुसलमान देख के चौंक जाए कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं जो भाजपा ने हमारे साथ इंसाफ से काम लिए। ऐसा हो सकता है, कुछ चुनाव आ रहे हैं, कुछ 10-12 सीटें मुसलमानों को दो, एक चमत्कार कीजिए कि देखो कि भाजपा जो कहती है कि हम सब समाज को लेकर चलते हैं, हमने मुसलमान को आमदार को बनाया है, उनको एक राजनीति में इंसाफ भी देने का काम किया है, सियासत के अंदर, समाज के अंदर भी इंसाफ देने का काम किया है, और भी आगे देंगे। इस पहल की तरफ, इस रास्ते की तरफ आप जाते हैं तो मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में जो सियासी नफ़रतें हैं, जो भेदभाव की नफ़रतें हैं, ये बिल्कुल ख़त्म होगी, और इस देश में, इस समाज में, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में एक नए सूर्य का उदय होगा, जो कहीं ना कहीं वो हमारे पूरे देश को आने वाले वक्तों के अंदर एक राह फराहम करेगा, एक नया रास्ता देगा, और ये तमाम जो नफ़रत है इसको विराम लगेगा, इसको लगाम लगेंगी। बहरहाल आखिरी में यही है कि मुसलमान ये देखे, अगर इनका अलायंस होता है तो बिल्कुल इनके साथ जाइए, बिल्कुल अल्लाह के भरोसे पे अल्लाह का नाम लेके जाइए, क्योंकि फिर भी मुश्किल है कि योगी जी को हराना फिर मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है एक मजबूत ऑपोजिशन तैयार होगा, और वो जब तैयार होगा तो यकीन तौर से उसके असरात मरतब हो। और ये भी हो सकता है अगर ऊपर वाला चाहे तो चमत्कार हो जाए और ये अलायंस की जीत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई हैरत की बात नहीं। लेकिन अगर अलायंस नहीं होता है तो फिर ऐसी सूरत में यूपी के मुसलमानों को चाहिए कि वो भाजपा सरकार से बातचीत शुरू कर दे, अपने अपने ज़िलों में, गाँव में, शहरों में वहाँ से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें, क्योंकि आपको वहाँ रहना है, आपको बसना है। हालात ख़राब होते हैं तो आप ही को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बुलडोज़र की तकलीफ़ आपको सहना पड़ती है, मार कूट पता नहीं क्या क्या होते, लैंडर ख़राब होते हैं तो इससे आपको जूझना पड़ता है। कोई महाराष्ट्र का मुसलमान, बंगाल का मुसलमान या वहाँ के मुसलमान के ज़िम्मेदार आपके साथ खड़े नज़र नहीं आते हैं, सिर्फ दूर से बात करते नज़र आते हैं, लेकिन खाने से खाना मिला के नज़र नहीं आते हैं, और ना ही कोई आपकी मदद करेगा। इसलिए या शेख अपनी देख, अगर आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, आपके हाथ में है, या तो इनका अलायंस होता है तो बिल्कुल आप इनके साथ जाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है अलायंस होगा तो उसमें यादव भी आएंगे, जाधव भी आएंगे, मराठा भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, सिख भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, तो कहने कि ये भी एक धार्मिक एकता, सामाजिक एकता देखने में आएंगी, इससे भी कहीं ना कहीं नफरत दिखाई नहीं देंगी। लेकिन अगर इनका अलायंस नहीं होता है तो फिर उस सूरत में मुसलमान, बिला मैं बहुत खुल कर कह रहा हूँ और मुसलमानों के हित में कह रहा हूँ, मुसलमानों के हित में आज सबसे ज़्यादा अगर मसला है तो मुसलमानों की सुरक्षा का है। आज सबसे बड़ा अगर मसला है
तो दरगाह शरीफ, मसाजिद, मदरसे, ख़बरस्तान, आशुर खाने, जो भी है मज़हबी मकामात है, इसकी तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। अगर एक तरफ सेकुलरिज़म की जय जयकार भी हो जाती है और क़ानून की आड़ में अगर कुछ धड़े से मामला चलता है, तो फिर क्या फ़ायदा, फिर ऐसे लोगों को जिता के हरा के क्या मतलब आता है? मुसलमानों को क्या मिलने वाला है? इसलिए मुसलमान अब 75 साल की रोशनी में, तजुर्बे में अपना नफ़ा नुकसान देखें और बिल्कुल चलती गाड़ी में बैठो। किसी से दुश्मनी मत लो, इसको ज़्यादा बुरा मत बोलो, कोई जातिवादी नारे मत लगाओ। मुसलमान के लीडर से गुजारिश है कि गैर ज़रूरी बातें मत करो कि बेचारे भोला भाला मुसलमान टाला बजा देंगे, बाद में आप घरों को चल लेंगे, बाद में बेचारों का बांध काम हो जाएंगे, वो बेचारे नुकसान झेलेंगे, किसके बाप का कुछ झेलेंगे नहीं, वहाँ के मुसलमान झेलेंगे और ऐसा बुरा झेलेंगे कि आप बचा नहीं सकेंगे। देखिए पिछले कई वाक़यात घटे हैं, उसकी रोशनी में कह रहा हूँ। इसलिए मुसलमानों को चाहिए, अगर ये अल्लाह, पहली बार तो अलायंस पे जोड़ दो और खुल्लम खुल्ला बात करो। पहले बात कीजिए, आप पहले बात कीजिए। जैसे असद साहब ने गेंद आपके पाले में डाल दिया है, आप बात कीजिए। अब समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, जो भी है, ये आपकी अखलाकी जवाबदारी है कि आप जो है तो वाकई सच में आप चाहते हैं, आप सच में चाहते हैं कि बीजेपी हारे, आप सच में चाहते हैं कि संविधान की जय जयकार हो, सब सच में चाहते हैं कि एक अच्छा माहौल तैयार हो, तो फिर आपको अमली तौर से अपनी अनापरस्ती, जिद को छोड़कर के इतनी सीट तुम लो, उतनी सीट हम लो, ये सारी बातों को छोड़कर, मतभेद को छोड़कर, और हर पार्टी अपनी अपनी कुर्बानियाँ पेश करे। कुछ अगर सीटों का बंटवारे में मतभेद भी होता है तो कुर्बानियाँ दे, इस वास्ते दे कि हमें संविधान को बचाना है, इस वास्ते दे कि हमें नफरतों को हराना है, इस वास्ते दे कि हमें अमन का पैगाम काम करना है। लोगों ने जाने दिए हैं देश को आज़ाद कराने के लिए, तो आप अमन कायम करने के लिए आप कुर्बानी नहीं दे सकते, ये छत के नीचे नहीं आ सकते। जब महाराष्ट्र में शिवसेना को माफ़ किया जा सकता, पुरानी बातों को भुलाया जा सकता, तो फिर एमआईएम को गठबंधन में क्यों नहीं लिया सकता है? ये सवाल है, क्योंकि एमआईएम मामूली पार्टी नहीं। ठीक है, उनका एक भी विधायक चुन के नहीं आएगा, मैं आज कह रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उनका शायद 2-3 आ जाएंगे तो आ जाएंगे हवा के झोंके में, लहर में, न तो एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा, लेकिन 100 को हराने की ताकत रखते हैं। याद रखिए, 100 ऐसे पार्टी, ऐसी जगहों से उम्मीदवार हारेंगे, सेकुलर को उम्मीदवार हारेंगे, चाहे वो बसपा की हो, सपा की हो, आप हारेंगे। और पता चलेगा जब डब्बे खुलेंगे, तब पेटियाँ खुलेंगे, पता चलेगा कि भाई एक एमआईएम के उम्मीदवार ने 25,000 वोट लिया, एक ने 36,000 वोट लिया, एक ने 40,000 वोट लिया, और उसके सेकुलर पार्टी कितनी सारी 12,000, 15,000, 8,000। जब जब फ़र्क रहेगा, क्योंकि इससे पहले हो चुका, बंगाल में हो चुका, बहुत सी जगहों पे हो चुका, महाराष्ट्र में भी हो चुका, ये चीज़ हो चुकी। ऐसा नहीं है कि मैं आरोप लगा रहा हूँ, कि मतलब किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूँ या नहीं। ये याद रखिए, एमआईएम पार्टी भले अगर जीत के नहीं आएंगी तो कम से कम 100-150 सुलाने की ताकत रखती है, सियासी तौर से हराने की ताकत रखती है। इतना दबदबा, इतना रुआब, इतनी ताकत तो जो हालिया में जलसे जुलूस हुए यूपी में जो देखने को मिला, उससे एक बिल्कुल इशारा मिल गया कि मुसलमान, अरे क्यों मिला है, मुसलमान वहाँ का बेबस हो गए, नर्वस हो गए, उसको लग रहा है कि हमारे बचाने वाला कोई नहीं। चलो असद साहब हमारे दिल की छाली तो फोड़ रहे हैं, हमारे दिल की भड़ास तो निकल रही है, चलो यूँ भी हमारा सत्यानाश है और तू भी सत्यानाश है, तो कम से कम हमारी जय जयकार तो करेंगे, कम से कम फ़ख्र से नारे तकबीर अल्लाह अकबर तो बोलेंगे, कम से कम अल्लाह रसूल की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, जो तो क़यामत की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, अदल की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, इस्लामी माहौल की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। उनको अच्छा लगता है, वो जज्बात में आके वो अच्छा लगता है कि चलो यहाँ हमको कुछ मिला नहीं, हमारे सरेआम जो है तो बुड्ढर चल गए पर किन्हें रोका नहीं। आज़म खान साहब हमारी मुस्लिम शख्सियत, एक बड़ी क़यादत, जेल में है, उनको कोई जैसा ताकत के साथ जो होना चाहिए था वो मज़ारा देखने को नहीं मिला। ठीक है, कानून अपना काम करेगा, कानून से होगा, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के केस जो आज़म साहब अटके हुए, क्या देश के अंदर और नेताओं पे नहीं है? इसकी जांच की ज़रूरत है। उनके पुस्तक कार्रवाई क्यों नहीं है, वो जेलों में क्यों नहीं? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेपरों में छपा है, ये लाखों मुसलमानों की मन की बात है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि मैं इसको अपनी ज़ुबान से अदा कर रहा हूँ, अपनी ज़ुबान से अदा कर रहा हूँ। तो याद रखिए, मुसलमानों को दिखेगा कि ठीक है हम हार रहे हैं, लेकिन वहाँ के मुसलमानों का जो सियासी गुस्सा है, वो उनका जहन ये काम करेगा, हम तो डूबे शर्म, आपको भी डूबेंगे। जब आपने हमारी मदद नहीं की तो हमारे बल के ऊपर आमदार बनते, हमारे बल के ऊपर सरकारें बनाते, हमारे बल के ऊपर जो तो मुख्यमंत्री बनते, हम बनने नहीं देंगे, हम खुद भी नहीं बनेंगे और तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। क्योंकि तुमने बता दिया है कि जब हमारा बुरा वक्त था तो जैसा रोड पे आना चाहिए था आप नहीं आए। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल कांग्रेस पार्टी कि एक मुझे से एक नौजवान आता है, एक चंद दिनों में पार्टी का लॉन्च करता है, एक संगठन को लॉन्च करता है और पूरे देश के अंदर जो तो जगाने का काम करता है, और केंद्रीय मंत्री जो शिक्षण मंत्री प्रधान साहब को उनको हटाने का काम करता है, एक जलवा बताता है, ताकत बताता है, और आपकी पूरी ज़िंदगी जो है तो सियासत में जारी,
राजनीति में जारी, और मुसलमानों को आपने इतना बेवकूफ़ समझ रखा है कि एक सामने का नौजवान लड़का जो है तो एकजुट होता है और सब पार्टियों को समर्थन में देते हैं। सिर्फ इसलिए बात तो वही है ना, इसका मतलब आपने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, आपने इसकी आड़ में बीजेपी से दुश्मनी निकाले। क्या वजह है कि जब बिल्डर्स कार्रवाई चल रही थी तो उतनी ताकत के साथ जितनी सेकुलर पार्टियां जो अलग अलग राज्यों में है, देश में फैली हुई है, आपने इसके खिलाफ मोर्चा नहीं खोला? आपने सरकार से मांग की नहीं की कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, अगर इलीगल भी है तो लीगल होने का मौका फराहम किया जाए, उनसे कुछ जुर्माना ले लिया जाए, उनको परमिशन दी जाए, उनको पाबंद किया जाए, अगर कुछ गलत बातें हैं जो भी है तो उनको साथ उनको पाबंद किया जाए, उनको डिसिप्लिन में लाया जाए, उनको सामाजिक धारा में जोड़ने का काम किया जाए। ऐसा भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनको मुसलमानों की जान से, माल से, इनकी इबादत का उससे कोई लेना देना नहीं। मुसलमान भाड़ में जाए, मुसलमान कल का मरते आज मरे, हमारे बाप का कुछ जाने वाला नहीं। ये एक जहन, एक मिजाज, एक मैसेज ये दिख के आया है। अब जाहिर सी बात है, जब मरना ही है, मरने वाला फर्ज करो कि इसको फांसी हो रही है, को मरने वाला है, तो वो सोचता है कि मैं घर बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, मेरा अच्छा होगा, मैं शादी करूंगा, मेरे बच्चे पैदा होंगे, तो सोचता है वो नहीं, वो तो मरना है, उसको मरना है, उसको मालूम है कि भाई मरने के बाद फांसी लगने वाली है। ये हाल आज मानसिकता तौर पर, दिमाग के तौर पर मुसलमानों का हो गया है, खास करके यूपी मुसलमानों का हो चुका है। जो पेपर में छप रहा है उसकी रोशनी में मैं कह रहा हूँ, उनको दिख रहा है कि अगर हम गए भी तो हम मरने वाले सियासी थे बात, और नहीं भी गए तो फिर क्यों ना हम हमारे जोश का मुजाहरा कर कर, हमारे दिल के छाले फोड़ कर, कम से कम हमारे जज्बात की बात, दिल की बात, एक पुरसी की बात कि हमारी बर्बादी की दास्तान जो क्यों हुआ, कैसा हुआ, कम से कम आज़ाद साहब कह तो रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, और वो गलत नहीं कह रहे। आज़ाद साहब एक टैलेंट आदमी है, एक बैरिस्टर आदमी है, एक पढ़े लिखे आदमी है। उनको मालूम है वो आपकी नस पकड़ रहे हैं, आपकी गलतियाँ पकड़ रहे हैं, और आपकी वो गलतियों को सामने ला रहे हैं जो आप कर सकते थे। आपकी वो बातों को सामने ला रहे हैं कि मुसलमानों के दिल में बात उतर रही है कि हाँ असद साहब सही बोले, असद साहब सही। असद साहब कुछ नहीं कर सकेंगे, ना असद साहब सरकार बना सकते, ना असद साहब कुछ कर सकते, ना असद साहब सरकार को गिराने में, उतारने में मदद कर सकते, असद साहब कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ के मुसलमानों को मालूम है कि असद साहब हमारे दिल की बात कर रहे हैं, असद साहब हमारे दिल की बात कर सकते हैं और करके बता रहे हैं। तो यही अदा, ये अंदाज जो है तो वहाँ के मुसलमानों को भा रहा है। हालांकि उनको मालूम है खाया पिया कुछ नहीं, गिलास पड़ा बाहर आना, हमारे खाते में वही आने वाला है। हो सकता है इलेक्शन के बाद फिर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो जाएंगे, हमें सामना करना पड़ेगा। लेकिन चंद दिन की खुशियाँ होती है ना कि बहुत होगा मातम मनाना, बहुत होगा खून के आंसू रोना, चलो चंद दिन खुशियाँ मना लेते हैं। बस यही हाल जो है तो यूपी का नज़ारा पेश हो रहा है। तो ऐसे हालात में जैसा मैंने कहा कि इनका अलायंस होता है तो वहाँ के मुसलमानों को चाहिए, जिम्मेदारों को चाहिए कि अलायंस के साथ बावकार तरीके से बात करें और आपस में मतभेद बिठाए और मुसलमान पूरी ताकत के साथ जंग, क्योंकि यह अगड़े बिछड़े ओबीसी सबका एक इत्तेहाद, इनका अलायंस है। ये छोटे मोटे अलायंस नहीं, लेकिन अगर ये अलायंस नहीं होता है तो मेरी आपसे अपील है, और ये अपील मैं सबसे पहले यूपी के तमाम मुसलमानों के हित में कर रहा हूँ, वहाँ की मजहबी मकामात के बचाने के नज़रिए से कर रहा हूँ, वहाँ के अमन अमान कायम रहे उसके लिए कर रहा हूँ, वहाँ के हिंदू मुसलमान के मामलात न बढ़े इसके लिए कर रहा हूँ। जब ये कायम रहेगा तो जाहिर सी बात है लैंड ऑर्डर भी कायम रहेगा, जब ये कायम रहेगा तो सरकार भी अच्छी चलेंगी, जब सरकार अच्छी चलेंगी तो कानून कायदे भी अच्छे चलेंगे, जब सब चलेगा तो संविधान भी सब चलेगा, मतलब सब ज़मीन पे सब बचाव रहेगा, गली में सब बचाव रहेगा, तो जाहिर सी बात ऊपर भी सब बचाव रहेंगे। लेकिन ऊपर बचा हुआ है और नीचे सब साफ हो रहा, तो इसको क्या कहेंगे आप? कि साजिश कहेंगे कि क्या कहेंगे इसको आप? तो बहरहाल दो ही रास्ते हैं मुसलमानों सामने। बात ख़त्म कर रहा हूँ कि देखिए, अगर अलायंस होता है तो मुसलमान वहाँ के तमाम जिम्मेदारान मुत्तफ़िक़ पर अपने अनापरस्ती, अपने मतभेद को बुलाकर साथ में जाए, असद साहब को बिल्कुल साथ में ले। अगर ये अलायंस नहीं होता है, असद साहब अगर अलग लड़ते हैं, बीएसपी अलग लड़ती है, समाजवादी अलग लड़ती हैं, राष्ट्रीय जनता दल अलग लड़ते हैं, पता नहीं कौन सी पार्टियाँ, पीडीएफ क्या क्या तमाशे है, कुछ दो चार मुसलमान और पार्टियाँ अगर सामने आती हैं या कुछ अलग अलग पार्टियाँ अगर आती है, तो ऐसी सूरत में वहाँ के मुसलमान सिर्फ ये देखे कि अब हमें बचना है, हमें नुकसान से बचना है, हमें नफ़रत के से बचना है, हमें हमारी इबादत गाहें बचाना है, मदरसे बचाना है, हमारी कॉलोनियाँ बचाना है, हमें अपना रोज़गार बचाना है, हमारी खुशियाँ बचाना है। उसके वास्ते एक मुनज़्ज़म तरीके से एक लाहेमत तैयार करके बराह रास्त अमित शाह साहब, योगी साहब और वहाँ के जो भी जिम्मेदार हैं भाजपा के, उनसे बातचीत अभी से शुरू करो। क्या रहेगा, कैसा रहेगा, हमारा तरीका क्या रहेगा, हमको कैसा इंसाफ मिलेगा, सारी बातों पर खुलकर बात करो, अच्छे से बात करो और पूरी ताकत के साथ, जैसा हम सेकुलर पार्टियों के चुनाव के लिए मैदान में आते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उनके लिए टेबलें सजाते हैं, कुर्सियाँ सजाते हैं, झंडे उठाते हैं, जय जयकार करते हैं, बल्कि यही नज़ारा अब 76 साल के बाद पूरे देश से देखना चाहिए कि 76 सालों के बाद मुसलमान ने जो है तो बीजेपी के झंडे को उठाया है और उनके लिए काम करा है, उनको वोट भी दे रहा है, उनकी जय जयकार भी कर रहा है। बदले में जो है तो भाजपा पार्टी वहाँ के मुसलमानों को
जो 76-77 साल में नहीं हुआ, वो चमत्कार जो है तो मुसलमानों के साथ उनको इंसाफ देने का, उनके डेवलपमेंट का काम अमली तौर से उठाने का काम कर रही है। उनको ऐवान में पहुंचा रही हैं, उनको चुनाव की भी ला रही हैं, उनको कमेटी में नामजद कर रही हैं, उनको उनके उनके बस्तियों में स्कूल है, कॉलेज है, रोड है, दवाखाने हैं, हेल्थ है, हर चीज़ का उनको ख्याल कर रही है। बराबर उनको कौमी धारा में जोड़ने का काम कर रही है, उनको उभारने का काम कर रही है। ये नज़ारा अगर आपने देने में कामयाब हो गए, यूपी के अंदर देने में कामयाब हो गए, तो मेरा विश्वास है कि 2029 के अंदर भाजपा को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई भाजपा कौन, आपको करना पड़ेगा, आपको थोड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी। मेरी अमित शाह साहब से, नरेंद्र मोदी साहब से, फडणवीस साहब से, जो भी भारत के बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, आपसे अपने गडकरी साहब से गुजारिश है कि इसके ऊपर सर जोड़ के बैठे, पुरानी बातों को थोड़ा ब्रेक दे दीजिए, पुरानी बातों को थोड़ा भूलिए, नया बुड़ू नया राज को नया माल तैयार कीजिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि एक नया भारत का ऐसा निर्माण हो जहाँ पर हिंदुत्व की जीत भी हो, हिंदुत्व का अलम बरदार हो, उनका परचम बुलंद हो, लेकिन ऐसा परचम, ऐसी सरकारें जो सबको देने का इंसाफ का काम करती है। और आज अगर देश में सबसे ज़्यादा अगर मजलूम को कौम दिखाई देती है, समाज दिखाई देता है, तो मुसलमान है। तो आप इनके लिए कुछ कर गुजरने का एक ठोस एक प्रोग्राम तैयार कीजिए और बता दीजिए कि हमने 10 बातें की हैं, हमने 10 से ज़्यादा तुमको देने का काम किया है। हमने थोड़ा देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद आपको डबल देने का काम कर रहे हैं। ये अगर आप तजुर्बा करने में यूपी में कामयाब होते हैं और भाजपा अगर थोड़ा दिल बड़ा करती है, तो मेरा विश्वास है कि भाजपा को ये तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं। जैसा आरोप लगते हैं कि तोड़फोड़ करती है, आरोप लगते हैं खरीद फरोख्त करती है, बावखार तरीके से एक लोकतंत्र मध्य से बहुत खुल के साथ, एक सम्मान के साथ पूरे देश के अंदर मुसलमान बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और शर्त यह है, मुसलमान सिर्फ ये चाहता है कि हमें इंसाफ मिले, हमें प्यार मिले, हमें अमन मिले, हमें डेवलपमेंट मिले, हमारी नफरतों का बाजार ख़त्म हो, कभी बुरखे के नाम पर, कभी दाढ़ी के नाम पर, कभी टोपी के नाम पर, कभी क्या नाम पर, ये सारे मामले ख़त्म हो। और कुछ मतभेद हैं, कुछ बातें हैं, हम मिल बैठ कर बड़े स्तर पर बात करें और अच्छे से मामले को विवाद कर निपटारा करें। हो सकता है कि एक अच्छा हम समझते हैं कि कुछ गवार माहौल पैदा हो सकता है। आखिरी में बात ख़त्म करने से पहले यही बात है कि आपके सामने 2 रास्ते हैं। यूपी के मुसलमानों के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। अगर अलायंस होता है तो नो डाउट आप बिल्कुल चले जाइए, अल्लाह बहुत बड़ा मालिक है ऊपर वाला, चमत्कार हो जाएगा तो यकीनी तौर से नई सरकार सामने आ सकती है, लेकिन फिर भी मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन अगर अलायंस नहीं होता है तो मैं बहुत खुले तौर पे कह रहा हूँ कि वहाँ के पूरे मुसलमान जो है तो भाजपा के साथ सियासी दोस्ती का एक नई इनिंग का आगाज़ करें, अगर आपको बचना है वहाँ के माहौल से। क्योंकि जब परेशानी होगी, बुलडोज़र कार्रवाई हुई, कौन बचाने को आया? वहाँ जो भी कार्रवाइयाँ हुई, संभल में वाक़यात हुई, कौन बचाने को आया? ये आपको देखना पड़ेगा। ये ज़मीनी सच्चाई, ये सियासी सच्चाई, ये वहाँ के हालात से आप खुद निपट रहे हैं, आपको जूझ रहे हैं। सिर्फ लोग दूर से तमाशा देख रहे हैं, आप मर रहे हैं, दूर से जो है तो पुरसा पेश हो रहा है, जलसो जुलूस में जो है तो जैसे आप पे आपकी बर्बादी का मातम मनाया जा रहा है। इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं, इससे आपको भला होने वाला नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऊपर उठे तो नए हालात के अंदर, क्योंकि हालात बदल चुके और वहाँ के हालात क्या है आप अच्छी तरह महसूस कर रहे होंगे, तो आप बिल्कुल बात कीजिए, विखार से बात कीजिए, समाज से बात कीजिए, यकीनी तौर से। और सबसे इसके अंदर अपने नीयत को सही रखिए, अपनी सोच को सही रखिए और अल्लाह के रब्बुल आलमीन में भरोसा कीजिए। 2 रकात नमाज़ पढ़िए, उसके बाद बातचीत शुरू कीजिए। हो सकता है अल्लाह ताला इनकी दिलों में रहम डाल दे, क्योंकि दिलों को पलटाना, दिलों के अंदर नफ़रतें पैदा करना, मोहब्बतें पैदा करना, ये रब्बुल आलमीन का काम। हम जब किताब में पढ़ते हैं कि झाड़ का पत्ता भी उसकी मर्जी बगैर नहीं रह सकता, तो हम उस पर तवक्कुल करें, उससे मदद मांग के हम जो है तो एक नई इनिंग का आगाज़ करें। बहुत हो गया इनको आजमाना, 75-66 साल हो गए। प्रशस्तर कमेटी की रिपोर्ट है, कई तरह के बाबरी मस्जिद की शहादत, कई इतने नुकसान है। अगर नुकसान की फहरिस्त गिनाते बैठेंगे तो हम शायद पता नहीं एक किताब बन जाए। तो आपसे गुजारिश है कि इधर भी वुच है, इधर भी चौहान है, राव है, कुलकर्णी है, देश पांडे है, ये है, यादव है, जादव है, इधर भी वुच है और आज की ताकत में है। और आज क्या चल रहा है आपको मज़ीद ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही है कि एक नए वहाँ के हमारी नए हिंदुत्व की जनता का मिजाज को देखते हुए, नए राजनीति को देखते हुए और अपना भविष्य तलाशते हुए आप भी उठ खड़े हो। कुछ कड़ू फैसले, कुछ सख्त फैसले, कुछ ऐसे फैसले शायद जो आपके दिल को नागवार गुजरे, वो फैसले भी लेने की ज़रूरत है। कि हो सकता है कि फैसले लेने के बाद यूपी के मुसलमानों के अंदर वहाँ का माहौल, ज़मीनी माहौल एक अमन का हो जाए, आपकी खानखाएँ, आपकी मस्जिद, आपकी कब्रस्तान, वो उसका तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, आने वाले वक्तों में उसकी राह फराम हो जाए, सब मामला सुकून में आ जाए। ये एक मेरी आपसे गुजारिश है, ये एक एनालिसिस था, एक तज़किया था, ये लोगों के मन की बात भी थी। व्हाट्सअप फेसबुक कमेंट्स भी आ रहे थे, तमाम बातों को छूते करते मैंने आपको पेश किया हूँ। आप इस बात को कैसा देखते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं फिर कह दूँ कि वीडियो जो मैंने बनाया हूँ, ना मैं इसका दलाल हूँ, ना बीजेपी का एजेंट हूँ। मैं अपने समाज के प्रति एक वफादार हूँ। मैं चाहता हूँ कि यूपी के अंदर मेरा समाज बढ़े, वहाँ पर माहौल अच्छा रहे,
वहाँ की मसाजिद की, मदरसे की हिफाजत हो, अमन व अमान का मामला हो, कोई मारा ना जाए, कोई पीटा ना जाए, कोई मामले ना हो। ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा उपदेश है, यही उपदेश है, ये लक्ष्य से मैंने वीडियो बनाया हो। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए आप अजय न्यूज़ चैनल। जय जय महाराष्ट्र।